हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में संथाल जनजाति के बारे में इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये एक तरह से रिवीजन का क्लास है, ठीक है। तो हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। ठीक, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत की अगर सबसे बड़ी जनजाति अगर देखेंगे तो क्या है, भील है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, गोंड है। और तीसरे नंबर पे क्या है, संथाल है। चौथे नंबर पे क्या है, उरांव है। पांचवें नंबर पे क्या है, मुंडा है, ठीक है। फिर अगर लें छठे नंबर पर क्या होगा, तो होगा हो जनजाति, ठीक है। ये तो रही भारत की बात, और ये 2011 का जो सेंसस हुआ है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड की अगर जैसे ही बात करेंगे तो झारखंड का यहाँ से जो है स्टार्ट हो जाएगा, जैसे इंडिया लेवल पर है। भारत की बात करेंगे तो ये भील और गोंड से स्टार्ट होगा, भील से, दूसरा गोंड होगा, तीसरा संथाल, उरांव, फिर मुंडा, फिर हो। लेकिन झारखंड की बात करेंगे तो एक नंबर पर कहा जाएगा संथाल, फिर सीरीज जो है चलता जाएगा। संथाल हो गया, दूसरे नंबर पे उरांव हो गया, मुंडा हो गया, हो गया, ठीक है। यानी अगर हम झारखंड की बात करेंगे, ठीक है, यानी अगर हम झारखंड का बात करेंगे तो एक नंबर पे क्या आ जाएगा, ये संथाल आ जाएगा। दो नंबर पे क्या आ जाएगा, उरांव आ जाएगा। तीन नंबर पे क्या आ जाएगा, मुंडा आ जाएगा। और चार नंबर पे क्या आ जाएगा, हो आ जाएगा, ठीक। यहाँ समझ में आ गया। अब देखिए, झारखंड की जो पूरी जनसंख्या है वो कितनी है। अगर झारखंड की पूरी जनसंख्या की बात करेंगे तो वो कितनी है, वो कितनी है, ये है 3,29,88,134, ठीक है। 3,29,88,134, तो ये है टोटल झारखंड की जनसंख्या। अब इसमें जो है ये एसटी है, जो यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जनजाति है, इस कितना है, ये संख्या जो है 26.02%, ठीक है। 26.02% जो है ये किसका है, पूरे झारखंड की जनसंख्या का जो ये कितना है, शेड्यूल ट्राइब है। अगर इसको नंबर में लिखा जाए तो नंबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84 लाख, ठीक है, 45,042। ये 26.02% ऑफ 3,29,88,134 का कितना हो जाएगा, 84,45,042। ये हो गया झारखंड की जो भी कुल जनसंख्या है उसका 26.02%। यानी अगर पूछा जाएगा झारखंड में परसेंटेज के तौर पर जनजाति की जनसंख्या कितनी है, तो 26.02%। लेकिन नंबर अगर पूछा जाएगा तो 84,45,042। ये कितनी है, झारखंड की कुल जनसंख्या का है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, संथाल है, उरांव है, मुंडा है, हो है, फिर क्या है, ये चार जो है, इसी चार में अगर टोटल, इसके बाद क्या है, खड़िया को भी ले लेंगे, ठीक है, खड़िया को भी ले लेंगे। तो इसको अगर टोटल ऐड करते हैं तो ये पूरी केवल 75% जो है, 26.02% जो झारखंड की जनसंख्या का एसटी है, उसमें अधिक संख्या किसका है, संथाल, उरांव, मुंडा, हो और खड़िया का मिलाकर ही लगभग 75% हो जाता है। बाद बाकी 25% अन्य जनजाति है, लेकिन 75% जो झारखंड में एसटी है वो किसकी जनसंख्या है, संथाल है, उरांव है, मुंडा है, हो है, खड़िया है, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन इसका जवाब क्या होगा, तो कौन सी जनसंख्या सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर सबसे पहले पर क्या आ जाएगा, संथाल आ जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति पूछ रहा है तो क्या आ जाएगा, संथाल आ जाएगा। एक नंबर पे संथाल आ जाएगा, दो नंबर पे क्या आ जाएगा, उरांव आएगा, तीन नंबर पे क्या आ जाएगा, मुंडा, चार पे क्या आ जाएगा, हो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या होगा, भील होगा। उसके बाद क्या होगा, गोंड होगा,
उसके बाद संथाल, उरांव और मुंडा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड आने के पूर्व जो है संथाल जनजाति का निवास पश्चिम बंगाल में था, पश्चिम बंगाल में से किस नाम से जाना जाता है? देखिए ये क्या है, ये झारखंड है मान लीजिए, ये रोहतास वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है, रोहतास वाला क्षेत्र है। दक्षिण भारत से क्या आता है, यहाँ पर उरांव आता है। ठीक है, दक्षिण भारत से यहाँ पर कौन आता है, उरांव आता है। ठीक, अब यहाँ पर उरांव क्या होता है, ये मुंडा के कुछ उरांव जो है मुंडा के बनाए रास्ते से ये दक्षिणा छोटा नागपुर की तरफ चल जाता है, और दूसरा जो है एक पार्ट जो है उरांव का, ये सोन नदी गंगा होते हुए जो है राजमहल वाले क्षेत्र में आके बस जाता है। इसको बाद में जो कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, पहाड़िया के नाम से इसको हम जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, पहाड़िया। ठीक है, ये जो है ये पहाड़िया जो है ये जंगल के जो है पहाड़ों के कंदमूल और शिकार पर इनका जीवन चलता है। ठीक है, ये कृषि करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए ये ज़्यादातर जो है दूसरे पर डिपेंड नहीं है, ये कंदमूल खाकर ये जीवित रहते हैं। ये तो होगी पहाड़िया की बात, ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। तो ये उरांव की बात हो गया। अब अगर संथाल की बात करेंगे तो संथाल जो है झारखंड में अगर बोला जाए सबसे लास्ट में आए थे। ठीक है, और यहाँ पर अगर सबसे पहले अगर बोला जाएगा तो ये जो असुर जनजाति है ये झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है। कौन सी जनजाति, असुर जनजाति। ठीक है, ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि ये जो संथाल थे सबसे लास्ट में आए थे झारखंड में। ठीक है, तो संथाल जब यहाँ पर आए थे तो ये कहाँ पर, इस चाय चंपा वाले क्षेत्र में जो है आकर बस जाते हैं। चाय चंपा का क्षेत्र यहीं पर पड़ता है, तो चाय चंपा वाले क्षेत्र में जो है आकर यहाँ पर संथाल बस गए। अब क्या होता है, यहाँ पर मुगल जो या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि बाद में आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है, व्यापारियों का जब आक्रमण होने लगता है तो ये इस इलाके का छोड़ कर क्या होते हैं, चले जाते हैं। और ये कहाँ पर, ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो है मिदनापुर बोले और बीरभूम वाले ज़िला में जो है आकर बस जाते हैं। ठीक है, ये बीरभूम हो गया और ये मिदनापुर हो गया। तो इस दोनों में आकर क्या होते हैं, संथाल बस जाते हैं बीरभूम और मिदनापुर में। जब अंग्रेज़ों का जो है इस इलाके में आगमन होता है, ठीक है, अंग्रेज़ सबसे पहले कहाँ पर आए थे, ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ढालभूम वाले क्षेत्र में आए थे। इस वाले क्षेत्र में, ढालभूम वाले क्षेत्र में आए थे। अब जब अंग्रेज़ जब है इस वाले इलाके में आते हैं जो तराई का क्षेत्र है, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में जब आते हैं अंग्रेज, राजमहल पहाड़ी का तराई वाला क्षेत्र। ठीक है, तो अंग्रेज़ का क्या होता है कि अंग्रेज़ जब यहाँ पर आएंगे तो उनको कैसे फ़ायदा होगा ही सोचेंगे। तो अंग्रेज़ को जो है यहाँ पर जो ज़मीन है वो अपने कब्जे में कर लिया, और वहाँ पर क्या हो गया कि खेती करना, चूँकि पहाड़िया वहाँ पर अंग्रेज़ का अगर हम बोलें तो दो सोर्स था, एक तो पहाड़िया था और एक संथाल था। संथाल के बारे में उनको पता चला था कि संथाल जो है कृषि करने में काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है, लेकिन पहाड़िया जो है चूँकि दूसरे से इंडिपेंडेंट थे, वो कृषि वगैरह नहीं, वो खुद जंगल में कंदमूल खाकर जीवित रहते, इसलिए अंग्रेज़ों का वो बात क्यों मानेंगे। लेकिन अंग्रेज़ को जब ये पता चला कि संथाल जो कि बीरभूम और मिदनापुर वाले इलाके में है वो बहुत अच्छे कृषक हैं, तो उनको जो है ट्रैप करना चालू कर दिए। ठीक है, यानी कि उनको जो है बहलाना फुसलाना चालू कर दिए और बोले कि आप यहाँ पर आइए, हम आपको यहाँ पर क्या देंगे, ज़मीन देंगे, और आप जो है यहाँ से कृषि कीजिएगा और अपना जीवन यापन कीजिएगा। तो ये जो इलाका को अंग्रेज़ जो अपने कब्जा में लेता है, इसको क्या नाम देता है, दामने को। क्या नाम देता है, दामिने को। ठीक है, इसको नाम देता है दामिन ए को। ठीक है, दामने को ही बाद में संथाल परगना या राजमहल वाला क्षेत्र यही सब जाना गया। इसको तराई का क्षेत्र भी बोलते हैं क्योंकि ये पहाड़ के नीचे वाला क्षेत्र है। पहाड़ में तो खेती होगा नहीं, तो नीचे वाले क्षेत्र में खेती हो सकता है, इसलिए ये जो इलाका है दामने को का इलाका राजमहल क्षेत्र का तराई वाला क्षेत्र कहलाया। अब ये क्या करते हैं कि ये जो है इसकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं, सब संथाल है, तो बीरभूम वाले को एक्चुअल में बुलाया था ये। ठीक है, तो बीरभूम तो गया ही, साथ में मिदनापुर वाला भी उठ के यहाँ पर चल गया। जब खेती बाड़ी बहुत अच्छा से हो गया, वो संथाल पूरी तरह से जो अंग्रेज़ों के जाल में फंस गए, फिर अंग्रेज़ ने अपना ओरिजिनल जो
काम था वो करना हो गया, हड़पना वगैरह चालू हो गया, उनको दबाने की कोशिश करने लगे, उनका शोषण करने लगे संथालों का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर बीरभूम वाला का जो इलाका था, ये पूरा पश्चिम बंगाल में मिदनापुर और बीरभूम। ठीक है, तो यहाँ पर जो संथाल को किस नाम से जाना जाता था? संथाल को यहाँ पर सावतार के नाम से जाना जाता था, सावतार। ये बापला क्या है? संथाल जनजाति में जो मैरिज होता है, विवाह को क्या बोलते हैं? बापला बोलते हैं। और बापला जो है बहुत टाइप का होगा, क्रिंग बापला, ठीक है, इतूत बापला, अबगीर बापला, ठीक है, ये सभी आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पर है? ठीक है, संथाल जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण की बात करें तो ये कहाँ पर है? तो ये संथाल परगना के क्षेत्र में क्या होगा? सबसे अधिक होगा। संथाल जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पर है? संथाल परगना के क्षेत्र में है, क्योंकि इसी को बाद में जो है पहले जो है दामिने को, ठीक है, या फिर तराई का क्षेत्र, तराई का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए, जैसा कि हमने कहा कि झारखंड में कितना है संथालों का जो परसेंटेज है, ये कितना है? 26.20% है। ठीक, अब अगर ये 26.20% जो है, ठीक है, ये इंडिया का एसटी का कितना परसेंट है? ठीक है, यानी कि ये तो झारखंड में कुल जनजाति हो गया। तो अगर भारत का बात करें तो भारत में कुल अगर एसटी का बात बोलेंगे तो कितना होगा? 8.6%। यानी कि भारत की कुल जनसंख्या जो है, ठीक है, उसमें भारत में एसटी कितना है? 8.6% है। भारत की कुल जनसंख्या में जो भारत में एसटी है वो कितना है? 8.6%। लेकिन 8.3% किसका है? कि भारत में जो है कितना एसटी है? भारत की कुल जनसंख्या है 8.6%। लेकिन अगर इंडिया में सिर्फ एसटी अगर बोलेंगे, उसी एसटी का झारखंड में कितना एसटी है? तो 8.3%। समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या है कि संथाल जनजाति का संबंध जो है किससे है? अगर प्रजातीय दृष्टि से देखा जाए तो संथाल जो आता है किस में आता है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में आता है। ठीक है, किस में आता है संथाल? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में आता है। और इसकी भाषा जो होती है किस में आती है? इसकी भाषा क्या कहलाती है? संथाल की भाषा या तो संथाली कहलाएंगे या फिर संताली कहलाएगा। ठीक, और ये किस में आता है? संताली या संथाली भाषा जो है ये किस में आता है? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार बोलेंगे, या फिर इसको क्या बोलते हैं? इसको मुंडारी भी बोलेंगे। ठीक है, मुंडारी भाषा परिवार, मुंडारी भाषा परिवार। चूँकि मुंडारी भाषा इसमें कुछ ज़्यादा आता है, इसलिए इसको ऑस्ट्रिक भाषा परिवार को क्या बोलेंगे? मुंडारी भाषा परिवार, या कभी कभी इसको ऑस्ट्रो एशियाटिक भी बोलते हैं। ठीक है, ओशियाटिक या फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक। समझ में आ गया। तो प्रजातीय दृष्टि से किस में आएगा? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में। और भाषा की दृष्टि से जो है किस में आएगा? एशियाटिक हो गया, ऑस्ट्रो एशियाटिक हो गया, या मुंडारी हो गया। ठीक है, देखिए अगर हम प्रजातीय दृष्टि से जो जनजाति है उसको कितने भाग में बदल सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है? ऑस्ट्रेलाइड हो गया, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हो गया, फिर क्या हो गया? ऑस्ट्रोलाइड हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया? द्रविडियन हो गया। इसको जो है क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलाइड को क्या बोलते हैं? ये प्री द्रविडियन भी बोलते हैं, द्रविडियन भी बोलते हैं, प्री द्रविडियन भी इसको बोलते हैं। ठीक में आ गया। अब देखिए प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में कौन कौन सा आ जाता है। अब अगर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की बात करेंगे तो इसमें जैसे प्रिमिटिव ट्राइब कितना 8 है, लेकिन साथ ही इसमें आ जाता है एक होता है ब्रेजिया, ब्रेजिया इससे हट जाता है। इसके बाद हो गया संथाल हो गया। ठीक है, इसी में आता है। फिर क्या हो गया? हो गया। फिर क्या हो गया? भूमिज हो गया, इसी में आता है। ठीक है, फिर अगर बोलेंगे तो समझ में आ गया इतना। और एक लोहरा भी इसी में आता है। क्या हो गया? लोहरा। चूँकि लोहरा जो है सदान है, लेकिन इसमें सदान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, सदान की संख्या जो होती है कितनी होती है? सदान जो है 7 होता है। लेकिन इसमें जो ये सदान है किसमें आता है? द्रविडियन में आता है। लेकिन
5 सदान इसमें आता है द्रविड़ियन में, ठीक है। सदान किस में आता है? 5 ही इसमें आता है, क्योंकि एक तो लोहरा हो गया, कहाँ चला गया? ये प्रोटोऑस्ट्रालाइड में चला गया। आप देखो लोहरा किस में चला गया? ये जो लोहरा है ये प्रोटोऑस्ट्रालाइड में चला गया। और दूसरा जो होता है यहाँ पर ऑस्ट्रालाइड में, ये क्या होता है? कुरमाली, ठीक है, कुरमाली। ये जो नो कुरमाली और लोहरा ये क्या होता है? सदान होता है, लेकिन लोहरा प्रिमिटिव ट्राइब हो गया, ठीक है, इसलिए ये कहाँ पर चला गया? ये प्रोटोऑस्ट्रालाइड में चला गया। और कुरमाली जो है गया किस में आ गया? ये ऑस्ट्रालाइड में हो गया। 5 सदान जो है बाद बाकी के द्रविड़ियन में हो गए। यहाँ पर जो राजपूत हो गया, राजपूत भी कहाँ होगा? सभी राजपूत अगर बात बोलेंगे तो कहाँ होगा? यहीं पर होगा, ठीक है। 5 राजपूत है, पांचों राजपूत जो है किधर होगा? यहीं पर होगा, सदान में होगा। और अगर प्रोटोऑस्ट्रालाइड की बात करेंगे तो एक इसमें क्या होगा? मुंडा होगा, ठीक है। तो प्री द्रविड़ियन में या फिर ऑस्ट्रालाइड की बात करें तो कुरमाली और मुंडा जो है केवल होगा, बाद बाकी जो है सभी किस में होंगे? या तो द्रविड़ियन में होंगे या फिर प्रोटोऑस्ट्रालाइड में होंगे। समझ में आ जाता है? तो ये क्या होगा? संथाल जनजाति का संबंध किससे है? तो संथाल जनजाति का संबंध जो है ये प्रोटोऑस्ट्रालाइड से है, ठीक है। तो द्रविड़ियन में क्या आ जाता है? ये सदान आ जाता है, वो भी 5 सदान आएगा, ठीक है। और फिर क्या हो गया? राजपूत हो गया, वो भी इसमें कितना हो गया? 5 राजपूत हो गए। बिरहोर हो गया, बिरहोर भी इसी में आ गया, ठीक है। अब मुंडारी भाषा समूह बोलें तो मुंडारी बोलें, या फिर इसको ऑस्ट्रालाइड या प्रोटोऑस्ट्रालाइड बोलेंगे तो इसमें सिर्फ या तो मुंडा आएगा या फिर कुरमाली आएगा, ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो इनमें से किसे संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है? तो संथालों की संस्थापक पिता की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा? लुगुबुरु। संस्थापक पिता मतलब क्या हो गया? लुगुबुरु। यहाँ पर एक तीर्थ स्थल माना जाता है बोकारो का, जहाँ लुगुबुरु संस्थापक पिता का जन्म स्थान है, बोकारो, ठीक है। बोकारो के गोमिया में लुगुबुरु धोरनद्वार बोकारो गोमिया, ठीक है। तीर्थ स्थल कहाँ पर है? गोमिया में है, बोकारो के गोमिया में। तो संस्थापक पिता जो हो गया किसको माना गया है? ये लुगुबुरु को माना गया है, ठीक है। देखिए ये जो रघुनाथ मुर्मू है, ये रघुनाथ मुर्मू कौन है? ये जो संथाली भाषा की जो लिपि है, जो उसके लिखने के लिए जो यूज़ की जाती है, संथाली भाषा की जो लिपि है, संथाल भाषा की जो लिपि है जो लिखने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ओलचिकी लिपि, ओलचिकी लिपि। और इसका निर्माण जो है 1925 में किसके द्वारा किया गया था? इसी रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। और ये रघुनाथ मुर्मू जो हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। और इनकी वाइफ कहाँ की है? झारखंड की है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि संथाली भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है शामिल किया गया था? तो देखिए जब 92nd अमेंडमेंट होता है, कब? 2003 को। तो इसी अमेंडमेंट के अंतर्गत जो है संथाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक है, 8th शेड्यूल में शामिल किया गया है। लेकिन ये तो 92nd अमेंडमेंट 2003 है, लेकिन वर्ष अगर बोलें तो ये शामिल कब किया गया है? 2004 को शामिल किया है। कब? 2004 को शामिल किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2004, ठीक है। तो ये जो अमेंडमेंट है इसके अंतर्गत अगर बोला जाए तो 4 भाषा को शामिल किया गया। ये जो 92nd अमेंडमेंट है 2003, इसके अंतर्गत जो है टोटल कितने को? 4 भाषा को जो है शामिल किया गया है, ठीक है। पहला कौन सा हो गया? बोडो। फिर क्या हो गया? डोंगरी, बोडो डोंगरी। फिर क्या हो गया? मैथिली। और चौथा भाषा क्या हो गया? संथाली, ठीक है, संथाली। ये 4 भाषा को जो है शामिल किया। पहला हो गया बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, BDMS। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये चारों भाषा को
92nd अमेंडमेंट 2003 के अंतर्गत 8th शेड्यूल में शामिल किया गया है। इसके साथ ही जो 8th शेड्यूल में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है, टोटल कितना है, 22 भाषा है। कितना भाषा है, 22 भाषा है। समझ में आ गया? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि संथाली भाषा का जो लिपि है, ठीक है, जो संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी लिपि, ये कौन सा है? जैसे हिंदी का क्या हो गया, देवनागरी हो गया। यानी कि जिस भाषा को लिखने के लिए जिस लिपि का, एक लिपि का ज़रूरत पड़ता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह ओलचिकी जो है एक लिपि है, किस भाषा को लिखने के लिए, संथाली भाषा को लिखने के लिए, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो गया, संथाली हो गया। संथाली भाषा की लिपि क्या हो गया, ओलचिकी की लिपि। इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। कब किया गया था, देखिए 1925 में जो है ये इसका खोज करते हैं, इस लिपि का, मतलब इस लिपि को बनाते हैं 1925 में। फिर क्या होता है 1939 में इसको जो है मयूरभंज, कहाँ पर है, मयूरभंज उड़ीसा में, मयूरभंज में जो है कि राजा के सामने इसको प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, यानी इसका प्रीमियर रखा जाता है। फिर इसको कब 1945 से लेके अगर बोलेंगे तो 46 के बीच में जो है इसका पब्लिकेशन किया जाता है, ठीक है, यानी इसको सभी के लिए जो है यूज़ के लिए जो है इसको पब्लिक कर दिया जाता है 1945 से 46 में। समझ में आ गया? अब देखिए ये जो रघुनाथ मुर्मू थे ये कहाँ के रहने वाले थे, अगर पूछा जाए तो रघुनाथ मुर्मू जो है ये कहाँ के रहने वाले थे, ये उड़ीसा के रहने वाले थे, ठीक है। और इनकी वाइफ कहाँ थी, इनकी वाइफ जो थी कहाँ की, ये झारखंड की रहने वाली थी, झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं, ठीक। देखिए अगर संथाल जनजाति की बात करेंगे हम, तो अगर इसके पूर्वज की बात करें तो संथाल जनजाति का जो सबसे पहले पूर्वज कौन से थे, संथाल कहें या संताल कहें एक ही बात है, इनके जो पूर्वज थे ये कौन सा, पिलचू हड़ाम, पिलचू हड़ाम और पिलचू बुढ़िया, ये इनके जो है पूर्वज माने जाते हैं, यानी माता पिता माने जाते हैं जो जन्म दिए हैं इस पूरे संथाल जनजाति को। तो ये जो है पिलचू हड़ाम है और पिलचू बुढ़िया है, इन्हीं से इसका जो है उद्गम हुआ है। ये तो हो गए पेरेंट्स, मदर फादर, लेकिन संस्थापक पिता की बात बोलेंगे तो लुगु बुरु हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ जन्म का, इसका उत्पत्ति की बात करेंगे तो ये उत्पत्ति किससे होता है संथाल जनजाति का, इस पिलचू हड़ाम और पिलचू बुढ़िया, इसका मेन जड़ यही होता है। अब यहाँ जो होता है, यहाँ से क्या होता है, ये 7 पुत्र को जन्म देते हैं, ठीक है। कितने पुत्र को देते हैं, 7 पुत्र को जन्म देते हैं। ये पुत्र कौन कौन सा है, देखिए पहले तो हो गया, पहला क्या हो गया, किस्कू हो गया, ठीक है, किस्कू हो गया। और ये 7 पुत्र जो है, ये 7 पुत्र, इसी को सात्र गोत्र बोला जाता है, गोत्र, ठीक है, गोत्र बोलेंगे। और गोत्र का जो चिन्ह होगा उसको क्या बोलते हैं, टोटम बोलते हैं। और जो जनजाति का जो टोटम होगा उसको या तो वो कभी भी उसका नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसको मारेंगे नहीं, उसको नष्ट नहीं करेंगे, वो कभी उसको मारकर खाएंगे नहीं, ठीक है। तो जो उनका गोत्र से रिलेटेड उसको कभी नुकसान, कोई भी जनजाति होगा जो उसका गोत्र होगा उसको क्या करेगा, उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक। तो इसमें जो 7 गोत्र है ये कौन कौन सा है, ये पहले तो इस तरह करके हम याद कर सकते हैं, इस तरह से KMH TMH, ठीक है, KMH TMH, TMH एक मैथ्स का भी बुक आता है, KMH और TMH। तो कैसे KMH और TMH, तो पहला हो गया किस्कू मुंडा, फिर क्या हो गया, हंसदा, ठीक है, किस्कू हो गया, मुर्मू हो गया, हंसदा हो गया, KMH किस्कू मुर्मू हंसदा। अब चौथा नंबर TMH हो गया, TMH से क्या होगा, टूडू, ठीक है, टूडू हो गया। 5 नंबर क्या हो गया, मरांडी हो गया। 6 नंबर क्या हो गया, ये दो देखिए यहाँ KMH S से हो गया हंसदा, और एक से S से क्या होगा, एक हेम्ब्रम भी होता है, ठीक है, हेम्ब्रम, हेम्ब्रम हो गया। ये कितने हो गए, 6 हो गए।
और एक क्या होगा, सातवां हो गया सोरेन। ठीक है, TMH। ये तो 7 पुत्र हो गया, 7 गोत्र हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें बाद में जो है 5 गोत्र को और जोड़ दिया जाता है। कितने गोत्र को, 5 गोत्र को। कौन कौन सा, एक हो गया बेदिया। ठीक है, फिर क्या हो गया, एक हो गया बेदिया, एक हो गया बास्की। ठीक है, बेदिया हो गया, बास्की हो गया, चौड़े हो गया, चौड़े हो गया, बेदिया हो गया, बास्की हो गया, चौड़े हो गया, पौड़िया हो गया। ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, बेसरा हो जाएगा, बेसरा। ठीक है, बेदिया, बास्की, चौड़े, पौड़िया, बेसरा। ठीक है, यानी कि टोटल कितना हो गया जनजाति, तो पहले तो 7 था और बाद में 5 ऐड हो गया, यानी टोटल कितना हो गया, 12 गोत्र हो गया। यानी कि संथाल में अगर बात करेंगे तो कितने गोत्र होते हैं, 12 गोत्र होते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ये जो 12 गोत्र है इसमें से ये जो 5 गोत्र में ये वाला जो बताया इसमें बेदिया, ये जो बेरिया गोत्र है ये क्या है, लुप्त प्राय है। बेदिया गोत्र जो है ये इसकी जनसंख्या बहुत ही कम है और ये लुप्त प्राय है। कौन सा, बेदिया। तो संथाल जनजाति में जो लुप्त प्राय सबसे कम जनसंख्या किसका है, बेदिया का है। इसको गेंडुआर भी कहीं कहीं बोलते हैं, गेंडुआर। ठीक है, तो बेदिया सबसे लुप्त प्राय है। ठीक, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो संथाल जनजाति में जो है कितने गोत्र पाए जाते हैं, तो इसमें जो है कुल 12 गोत्र पाए जाते हैं। कितने गोत्र पाए जाते हैं, ये 12 गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर हड़ की बात करेंगे, ठीक है, यानी कि ये तो हो गया 12 गोत्र, लेकिन इसको कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, वर्ण बोलते हैं इसको, या फिर वर्ग बोलते हैं, या फिर इसको हड़ बोलते हैं, हड़। ठीक है, तो इसको जो है 4 वर्गों में बांटा गया है ओवरऑल। सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले हो गया किस्कू। ठीक है, फिर क्या हो गया, सोरेन हो गया। ठीक है, फिर हो गया क्या, मुर्मू हो गया। फिर क्या हो जाएगा, फिर और एक एम हो जाएगा, मरांडी हो गया। ठीक है, ये 4 हैं और चारों का कोई ना कोई क्या है, मतलब होता है। तो जैसे यहाँ पर क्या हो गया, किस्कू हो गया, तो किस्कू का क्या मतलब हो गया, ये हो गया राजा। किस्कू जो है ये राजा कहलाता है। सोरेन जो है, सौ से सोरेन, सौ से सिपाही, ये सिपाही कहलाता है। ठीक है, ये मुर्मू जो है ये क्या है, और एक मरांडी है, तो मरांडी क्या हो गया, ये किसान वर्ग हो गया। ठीक है, मरांडी क्या हो गया, किसान हो गया, और ये मुर्मू क्या हो गया, ये पुजारी हो गया। समझ गया, तो ये 4 हड़ होते हैं। और ये, और गोत्र को जो है क्या बोला जाता है, किली भी बोला जाता है। गोत्र को क्या बोला जाता है, किली। संथाली भाषा में गोत्र को किली बोला जाता है। और गोत्र जो चिन्ह होते हैं, गोत्र का चिन्ह होता है कि किस गोत्र को वो बिलोंग करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, टोटम बोलते हैं, टोटम। और ये जौन सा उसका टोटम है, उस वर्ग के पशु पक्षी भी उसमें आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। उसको ना तो नुकसान पहुंचाएंगे, ना उसको मारकर खाएंगे, किसी तरह भी उसको हानि नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, तो वर्गीकरण तो हमने देख लिया, लेकिन अगर ललित प्रसाद विद्यार्थी की माने, ठीक है, ललित, ये एक मानव वैज्ञानिक है, ललित प्रसाद विद्यार्थी, तो इनके द्वारा जो है जो जनजाति है इसको 4 भाग में बांटा गया है। सबसे पहले कौन सा भाग होता है, एक होता है जो शिकार पर डिपेंड रहता है, शिकारी संग्रहकर्ता। ठीक है, शिकारी संग्रहकर्ता। दूसरा क्या हो गया, स्थानांतरित, स्थानांतरित कृषि। ठीक है, स्थानांतरित कृषि। फिर स्थिर कृषक, ये दो यानी कृषि के लिए जो जगह बदलते रहता है। ठीक है, और ये क्या हो गया, फिर एक होता है साधारण कारीगर,
जो परिश्रम करके अपना घर पेट चलाते हैं। और 4 नंबर हो गया कृषक, स्थिर कृषक, यानी जो किसान होता है कृषक या स्थिर कृषि, ठीक है, और इसी को क्या बोलेंगे, कृषक बोलेंगे। तो अधिकतर जो आता है ये सब किस में आता है, ये स्थिर कृषक में आता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आ जाता है, इसमें आ गया आपका या तो संथाल हो गया, फिर मुंडा हो गया, ठीक है, उरांव हो गया, हो गया, ये फिर भूमिज हो गया, और ठीक है, तो ये सभी जो है खड़िया हो गया। तो ये सभी किस में आ जाता है, ये स्थिर कृषक में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत मध्यस्थ के माध्यम से जो है विवाह तय किया जाता है, ठीक है। तो अगर विवाह की बात करें तो विवाह को क्या बोला जाता है, इसको संथाली भाषा में बापला के नाम से जाना जाता है, विवाह को बापला के नाम से जाना जाता है। अब जो अगर लड़का है और वो क्या कर रहा है, लड़की के साथ शादी कर रहा है, तो क्या होता है कि लड़का वाला को इसमें जो है, ठीक है, लड़का वाला को जो है इसमें लड़की वाला को एक मूल्य देना होता है, इसको क्या बोलते हैं, वधू मूल्य कहा जाता है, ठीक है। और जनरल तौर पर वधू मूल्य को जो है पौन कहा जाता है। लगभग सभी जनजाति में जो है, अधिकतर जनजाति में पौन के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो है संथाल जनजाति में भी ये पौन के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है संथाल लोगों में क्या है, एक ही विवाह कर सकता है, एकल विवाह का प्रचलन है, ठीक है, एकल विवाह का प्रचलन है। इसमें क्या होता है कि बाल विवाह जो होता है वर्जित होता है, बाल विवाह क्या होता है, वर्जित होता है। और विधवा विवाह जो होता है इसमें इसको मान्यता प्राप्त है, यानी विधवा विवाह ये करते हैं, ठीक है। बाल विवाह इसमें जो है पूरा तरह से वर्जित है और इसमें एक ही विवाह करने का प्रचलन है, ठीक। तो क्या हो गया कि इसमें लड़का और लड़की जब एक दूसरे के साथ शादी करता है किसी मध्यस्थ के माध्यम से, यानी कि जिसको अगुआ भी बोलते हैं, मध्यस्थ के माध्यम से, मीडिएटर के माध्यम से बॉय और गर्ल का विवाह होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं किरिंग बापला, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, किरिंग बापला बोलते हैं, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, किरिंग बापला, मध्यस्थ के माध्यम से। और इसमें क्या पौन लेगा ही, यानी वधू मूल्य तो लेगा ही लड़की वाला, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, किरिंग बापला, ठीक। या फिर इसको सदाई बापला भी बोलते हैं, सदाई बापला। और ये तो संथाल में बोला जाता है किरिंग बापला और सदाई बापला। लेकिन अगर जनजाति की बात करें ओवरऑल इसका क्या नाम है, अगर हम वधू मूल्य दे के शादी कर रहे हैं किसी मध्यस्थ के माध्यम से, इसको बोलते हैं आयोजित विवाह, आयोजित विवाह बोलते हैं। लेकिन संथाल जनजाति में इस आयोजित विवाह को किरिंग बापला के नाम से जानते हैं और ये मध्यस्थ के माध्यम से जो है होता है और ये सबसे बेस्ट टाइप का विवाह होता है। इसमें जो है अनिवार्य है कौन सा, वधू मूल्य अनिवार्य है, यानी कि पौन अनिवार्य है, ठीक हैं। अपगीर बापला, अपगीर बापला में क्या होता है कि यहाँ पर क्या है कि लड़का और लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं और इसकी जो प्रेम की बात है, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से जो है पंचायत तक पहुँच जाती है, ठीक। अब पंचायत में ये जो है इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है किसके द्वारा, जोग मांझी के द्वारा, जो मांझी के असिस्टेंट होते हैं, ठीक है, जोग मांझी, ठीक है, ये जो है असिस्टेंट होते हैं मांझी के, ठीक है। जो पंचायत समिति के जो मेन होते हैं उसका जो है असिस्टेंट कौन सा होता है, जोग मांझी, ये यही सब देखते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, अपकीर बापला बोलते हैं। और जोग मांझी के हाथों पे होता है कि वो उनका शादी ब्याह करवाते हैं कि नहीं, अगर करवा देते हैं तो उसका क्या हो जाता है, अपगीर बापला हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि राजा राजी बापला। ये क्या होता है, ये तो जैसे कि अपगीर बापला में थर्ड पार्टी के माध्यम से ये बात पंचायत तक गया, लड़का लड़की का जो प्यार मोहब्बत की बातें हैं। लेकिन राजा राजी बापला में क्या होता है कि लड़का लड़की खुद जो है अपनी शादी करने की इच्छा को कहाँ पर, पंचायत के सामने रखते हैं और उनका जो है अगर वहाँ पर विवाह हो गया तो उसको बोलते हैं राजा राजी बापला, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, घरदी जवाई बापला क्या होता है। तो घरदी जवाई बापला जो होता है एक सेवा विवाह का टाइप होता है और इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें हो गया कि मान लीजिए कि वधू पक्ष के जो पिता हैं, ठीक है, या फिर हम वधू का बोलेंगे कि कोई भाई नहीं है या वधू पक्ष के पिता का जो है देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो ये क्या करता है, वधू
कि पिताजी जो है ऐसा अपने बेटी के लिए लड़का खोजते हैं जिसके घर में भी कोई नहीं होना चाहिए और वो परमानेंटली वधू के घर में रहना चाहिए, यानी कि इनको जो है घर जमाई बना के वो वर को रखना चाहता है। तो उसी को बोलते हैं क्या हो गया, घर दी जमाई बापला। ठीक है, वर और वधू जो है लड़की के ही जो घर पे रहते हैं, यानी वो जो लड़का अपने ससुराल में ही रहता है। तो दो टाइप से रहता है, एक तो परमानेंटली रहता है और दूसरा क्या होगा कि टेम्प्रोरी रहा। टेम्प्रोरी कब रहेगा, मान लीजिए कि लड़का क्या है गरीब है, ठीक है, और उसको लड़की से शादी करने के लिए वधू मूल्य देना पड़ता, वो तो वधू मूल्य उसके पास नहीं है। तो वधू मूल्य को चुकाने के लिए क्या करता है कि लड़का वो जो वधू मूल्य का वैल्यू होता है उतने ही समय तक जो है लड़की के घर में रहता है। जैसे वधू मूल्य जो है का वैल्यू कंप्लीट हो गया, वो अपना घर जो है वापस आ जाता अपनी वाइफ के साथ में। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो एक टाइप का हो गया जो टेम्पोररी हो उसको लामसेन विवाह बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लामसेन विवाह बोलते हैं, जो टेम्पोररी रहता है। लेकिन अगर एक परमानेंट होता है, किसमें, यदि लड़की का कोई भाई नहीं है और उसका लड़की के पिता का देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो लड़की के पिता ऐसे वर की तलाश करते हैं अपने बेटी के लिए जो उसके साथ में ही रहे। तो परमानेंट वाला में लड़का लड़की जो है वो लड़की के घर में ही माता पिता के साथ रहते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया, तो ये सेवा विवाह का टाइप होता है। दूसरा क्या हो गया, किरिंग जमाई बापला। इसमें क्या हो गया कि कोई लड़की है, अगर वो लड़की क्या हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। ठीक है, गर्भवती हो जाती है और लड़का जो है शादी करने से इनकार कर जाता है या फिर किसी कारण से भी है लड़का जो है शादी नहीं कर पाता है लड़की से, तो उसके माता पिता के द्वारा जो है उस लड़की के लिए दूसरा लड़का खोजा जाता है और वो दूसरा लड़का शादी करने के लिए रेडी है। तो इसमें क्या होता है कि इस टाइप के शादी को क्या बोलते हैं, किरिंग जमाई बापला बोलते हैं। और ये शादी भी मध्यस्थ के माध्यम से होता है और इसमें जो है वधू मूल्य नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वधू मूल्य नहीं दिया जाता है। इसमें उल्टा क्या होता है, वधू मूल्य मतलब वधू को नहीं दिया जाता है, इसमें जो है लड़का को ही दिया जाता है। उल्टा किसका, वर को ही दिया जाता है। ठीक है, तो क्या देता है, ये गर्ल वाला जो है इसमें किरिंग जमाई बापला में क्या होता है, लड़का वाला को देता है, या तो गाय देगा, ठीक है, या फिर कोई मनी देगा, पैसा देगा। कि संथाल जनजाति में प्रचलित जो विवाह इनमें से किस विवाह अंदर मध्यस्थ के माध्यम से किया जाता है, तो मध्यस्थ के माध्यम से कौन सा विवाह किया जाता है, तो ये 4 विवाह है। मध्यस्थ के माध्यम से किरिंग जमाई बापला विवाह किया जाता है। ठीक है, किरिंग जमाई बापला ये भी मध्यस्थ के माध्यम से विवाह किया जाता है। एक्चुअली में देखिए ये दोनों मध्यस्थ के माध्यम से हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मध्यस्थ का विवाह किसमें, जब लड़की गर्भवती हो जाती है तो ऐसे तो कोई करेगा नहीं, तो कोई हमको अगुआ होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत गांव की स्वीकृति से प्रेम विवाह किया जाता है। गांव की स्वीकृति से, मान लीजिए लड़का है लड़की है, ठीक है, ये खुद से अपनी प्रेम की बात जो है गांव के सामने रखते हैं, पंचायत के सामने रखते हैं और जोग मांझी के द्वारा अगर सब कुछ हो गया सही तो इन दोनों का गांव के राजी खुशी से विवाह कर दिया जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको राजा राजी बापला बोलते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो किरिंग बापला तो समझ में आ गया, इसमें लड़की गर्भवती हो जाती है और लड़का शादी करने से इनकार कर जाता है, तो मध्यस्थ के माध्यम से किसी लड़का को तैयार किया जाता है और उससे शादी किया जाता है। सांगा बापला क्या होता है, सांगा मतलब इसमें या तो विधवा होगा, ठीक है, सांगा बापला मतलब या तो विधवा कोई होगा या फिर इसमें क्या होगा कि तलाकशुदा होगा। ठीक है, तलाकशुदा होगा। तो इस टाइप के विवाह को क्या बोलते हैं, या तो विधवा का विवाह करेंगे और तलाक का विवाह करेंगे तो सांगा बापला बोलते हैं। इसमें वधू मूल्य का जो है प्रचलन नहीं है। तुनकी दिपिल बापला किसको बोलते हैं, तुनकी दिपिल बापला में क्या होता है कि मान लीजिए वर है, बॉय है और गर्ल है। ठीक, अब लड़का को इसमें क्या किया जाता है कि लड़की को वधू मूल्य देना पड़ता है, लेकिन लड़का क्या है इतना सक्षम नहीं है कि वो बारात लेके जा पाए। ठीक है, और लड़का क्या करता है, लड़की को वधू मूल्य देता है और शादी का जितना खर्च है वो लड़का वाला ही उठाता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि लड़का का जो है इनकम बहुत कम है, लड़का काफ़ी गरीब है। तो लड़का क्या करता है, ये तो शादी तब कैसे ले जाए, गरीब है तो गाड़ी करना होगा, जाने के लिए काफ़ी सुविधाएं देना होगा। तो ये क्या करता है कि वधू को अपने घर में ले आता है
और घर में ही जो विवाह का जितना भी प्रोसेस है वो घर में ही लाकर करता है। तो इस टाइप के विवाह को क्या बोलते हैं? तुनकी दिपिल बापला। ठीक है, तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट पार्ट में और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डालेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।